Hello, good morning. This is my 4th November's lecture, and today we are going to start a new chapter, that is electromagnetic induction. In electromagnetic induction, we shall start from Faraday's experiment, but before that we shall discuss some basic ideas of magnetic flux. हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चाहिए, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे। कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को पता है ही सही कि बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से साउथ के अंदर निकलती है, और बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है, यानी क्लोज कर्व होती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी ज़्यादा इन ए पर्टिकुलर रीजन, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी उस रीजन के अंदर। तीसरी चीज़ क्या होती, नेक्स्ट चीज़ क्या होती कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती, नेवर क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे क्रॉस नहीं करती, अगर करेंगी तो एक ही पॉइंट पर क्या होगा कि दो टेंजेंशियल लाइन शो होंगी और या ड्रॉ की जा सकती है। वो दोनों टेंजेंशियल लाइन एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की दो सेपरेट डायरेक्शन को शो करेगी, विच इज़ नेवर पॉसिबल। और कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो कर्व होती है जिनके पॉइंट पर अगर अपन टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करें तो वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करती है। ये तो थी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी। अगर मान लो आपके पास मैग्नेट किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि कोई भी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो आपके पास क्या होती है कि आपके पास है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने कोई सरफेस एरिया अगर प्लेस किया तो उस सरफेस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी वो सारी के सारी क्या कहलाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएंगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंटर होंगी, वो आपके पास है जो अंदर आने वाला फ्लक्स होगा, और बाहर जो आपके पास जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर जाएंगी वो बाहर जाने वाला फ्लक्स होगा। क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज कर्व होती है तो जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी भी सब्सटेंस के अंदर एंटर होगी उतनी की उतनी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों फ्लक्सेस आपके पास क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव साइन के साथ, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव साइन के साथ, तो दोनों का जो नेट जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर किसी भी सरफेस एरिया अगर क्लोज सरफेस है तो, और किसी भी सरफेस एरिया से जितने भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस करके निकलेंगी वो सारे के सारे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगी। यूनिट इसकी टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर यानी वेबर होगी, और वही चीज हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास 1 वेबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि पर मीटर स्क्वायर के अंदर अगर मान लो 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो लिंक्ड है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा सरफेस से उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 वेबर। 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया से अगर मान लो 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो पास होता है या उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होती है, तो जो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 वेबर रहेगी। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड मैंने कुछ कंसेप्ट आप लोगों को बताए, एक बार फिर बता देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर यानी वेबर। तो ये चीज आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फेराडेज एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके बाद फेराडेज लॉज हमारे पास आएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कॉइल कंसीडर करते हैं।
इससे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है, मेजर करने के काम आता है, डायरेक्शन फाइंड करने के काम आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जब भी हम लोग एक बार मैग्नेट कंसीडर करेंगे तो बार मैग्नेट का मान लो यहाँ पर आपके पास नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब बार मैग्नेट को हम लोग इस कॉइल की तरफ लेकर आएंगे तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बार मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, पास पास होंगी। और बार मैग्नेट से दूर अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पास कम होगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दूर दूर होंगी। जब हम लोग इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर आते हैं तब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि इससे लिंक्ड जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसके अंदर क्या होगी कि इंक्रीज या डिक्रीज होगी। यानी कि बार मैग्नेट को अगर हम लोग इस कॉइल के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ये बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने। अब इसके बाद हमारे एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। तो जब भी किसी बार मैग्नेट को हम लोग कॉइल के पास लेकर आते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता है। जब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल या साउथ पोल को पास लेकर आते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि इस कॉइल के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हुआ है और एक इंड्यूस्ड एक सर्टेन ईएमएफ इसके अंदर क्या हुआ, सेटअप हुआ है। तो जो करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा वो आपके पास किसकी वजह से हुआ, बार मैग्नेट की वजह से। यहाँ पर बैटरी वगैरह तो हम लोगों ने कनेक्ट की नहीं है। किसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो, तो बार मैग्नेट के पास लाने या दूर ले जाने से ही क्या हो रहा है, इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जो इंड्यूस ईएमएफ या ईएमएफ के सेटअप होने और करंट के फ्लो होने को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो इसके अंदर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस हम लोग इसके अंदर देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जब हम लोग नॉर्थ पोल को पास लेकर आते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। दूर लेकर जाते हैं डिफ्लेक्शन अपोजिट आ जाता है। दूसरी चीज, साउथ पोल को पास लेकर आए और दूर लेकर जाए तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। नॉर्थ पोल को पास लाए, दूर ले गए, डिफ्लेक्शन अपोजिट। साउथ पोल को पास लाए, दूर ले गए, डिफ्लेक्शन अपोजिट। पहले नॉर्थ पोल को पास लेकर आए, फिर साउथ पोल को पास लेकर आए, डिफ्लेक्शन अपोजिट। इसी तरह से पहले नॉर्थ पोल को दूर ले गए, फिर साउथ पोल को दूर ले गए, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट आ जाता है। तो ये कुछ केसेस थे। इसके अलावा अगर मान लो दोनों को पास लेकर आते हैं हम लोग, बार मैग्नेट और इसको कॉइल को, तब भी क्या होता है, आपके पास डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होता है। दूर लेकर जाएंगे डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगा। अगर बार मैग्नेट और कॉइल ये दोनों सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी बार मैग्नेट ना कॉइल के पास आ रहा है ना दूर जा रहा है, दोनों की स्पीड कांस्टेंट स्पीड से, दोनों सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि इनके बीच में जो फ्लो होने वाली जो करंट है, ये जो आपके पास इसके अंदर होगा, तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसी तरह से बार मैग्नेट कंप्लीटली इस कॉइल के ऊपर या कंप्लीटली अंदर अगर ट्रैवल करता है तो जब तक उसका पूरा का पूरा पार्ट कॉइल के अंदर हो या ऊपर हो, तो ऐसी सिचुएशन में इसमें कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। इसी तरह से अगर मान लो आपके पास क्या हो रहा है कि बार मैग्नेट और ये दोनों रेस्ट पोजीशन में है, दोनों के बीच की डिस्टेंस न इंक्रीज हो रही है और न ही डिक्रीज हो रही है, तो इस केस में भी क्या होगा कि बार मैग्नेट इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर अगर हम लोग नॉर्थ पोल को पास लेकर आए, दूर लेकर आए, डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा। साउथ पोल को पास लेकर आए, दूर लेकर गए, डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा कि नॉर्थ पोल को
पास लाए, फिर साउथ पोल को पास लाए, डिफ्लेक्शन अपोजिट। पहले नॉर्थ पोल को दूर ले गए, फिर साउथ पोल को दूर ले गए, डिफ्लेक्शन अपोजिट। दोनों को पास लेकर आए, फिर दोनों को दूर लेकर गए, डिफ्लेक्शन अपोजिट। और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर अगर दोनों सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब बार मैग्नेट पूरी तरह से कॉइल के अंदर या पूरी तरह से कॉइल के ऊपर हो तब भी इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसके अंदर आपके पास ये सारी की सारी चीजें हमारे पास किस चीज को इंडिकेट करते हैं कि जब हम लोग बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आएंगे, दूर था तब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दूर थी, तो ऐसी सिचुएशन में इसके टर्न्स में से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम थी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कम था। जब पास लेकर आए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो गई, तो इन्हीं टर्न्स में से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी फ्लक्स इंक्रीज हुआ। फ्लक्स इंक्रीज होते गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। जब दूर ले जा रहे हैं, चाहे वो दोनों दूर जाए चाहे एक दूर जाए, सभी केसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि पहले जैसे मान लो बार मैग्नेट कॉइल के पास था, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास थी, ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से क्या हो रही थी, क्रॉस हो रही थी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इससे लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी। जब हम लोग दूर लेकर गए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दूर हुई, तो इसमें से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस डिक्रीज हुई, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसमें से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ, वापस से डिफ्लेक्शन आया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है किसी भी कॉइल से लिंक्ड, मैग्नेटिक इसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है। जब डिक्रीज होता है तब भी डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और जब कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, जैसे दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस न कम हो रही है न ज्यादा हो रही है, तो इससे पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। इसी तरह से बाहर मैग्नेट अगर पूरी तरह से इस कॉइल के अंदर या पूरी तरह से इसके ऊपर हो, तब भी इससे लिंक्ड नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। और डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसका मतलब जो करंट इसके अंदर फ्लो नहीं हुई या ईएमएफ इसके अंदर सेटअप नहीं हुआ। और जब भी फ्लक्स इसके अंदर चेंज होगा, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास क्या होगा कि इसके अंदर आपके पास जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन आएगा यानी करंट सेटअप हुई, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ इसके अंदर सेटअप हुआ है, ईएमएफ सेटअप हुआ है। और ये जो करस्पॉन्डिंग करंट है उससे हम लोग इंड्यूस करंट, ये जो ईएमएफ जो सेटअप हुआ है उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये जो हमारे पास फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो फैराडेस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास जो कंक्लूजन इसका निकलता है फैराडेस एक्सपेरिमेंट का, वो ये निकलता है। Whenever a magnetic flux linked with a coil changes, connected galvanometer shows deflection.
Connected galvanometer shows deflection and an EMF is set up in the coil. ये चीज आपके पास कंक्लूजन के तौर पर फैराडेस एक्सपेरिमेंट के अंदर आती है। अब इसके बाद हमारे पास इससे बेसिस कनेक्टेड जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अब इस चीज पर हम लोग बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा आपके पास electromagnetic induction, a phenomenon of production of induced EMF in a coil due to change in magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से किसी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। द फिनोमिनन ऑफ production of induced EMF, the phenomenon of production of induced EMF in a coil due to change in magnetic flux linked with the coil is called electromagnetic इंडक्शन। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुई। द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई भी ईएमएफ का किसी भी कॉइल के अंदर सेटअप होना किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल, यही चीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद आता है प्रोड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उससे हम लोग इंड्यूस ईएमएफ एंड करस्पॉन्डिंग करंट is called induced EMF. Induced current और corresponding current क्या कहलाएगी, induced current कहलाएगी। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर आएगी। तो produced EMF is called induced EMF and corresponding current is called induced current. And corresponding charge is called induced charge.
इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर आएगी। द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, and the produced EMF is called induced EMF, and corresponding current is called induced current, and corresponding charge is called induced charge. इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंड्यूस वर्ड इनके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब इस बेसिस पर हमारे पास फैराडेस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हमारे पास आता है फैराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेस laws of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction के अंदर हमारे पास फर्स्ट लॉ आता है, फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेस लॉज ऑफ EMI मीन्स फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या होता है कि जब भी किसी भी कॉइल से जब भी और जहां भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि इट रिमेन्स इन द कॉइल टिल द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज टू चेंज। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस खत्म, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा? इसके अंदर प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। whenever or wherever a magnetic flux linked with a coil changes and induced EMF is produced and it continues and it remains in the coil and it remains in the coil till magnetic flux continues to change. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? कंटिन्यूस टू चेंज होगा। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ रहेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, यानी इंक्रीज या डिक्रीज उसका बंद हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ कहलाता है। सेकंड लॉ क्या होगा? फैराडेस सेकंड लॉ of EMI. Faraday's second law of EMI क्या होता है? Induced EMF
linked in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux with time. Magnitude of induced EMF is directly proportional to magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux with the time. Rate of change of magnetic flux with the time means induced EMF is directly proportional to d phi by dt, और E is equal to आ जाएगा k d phi by dt. Practical value of k is equal to 1 means ये चीज मीडियम पर डिपेंड नहीं करती. So E is equal to आ जाएगा आपके पास d phi by dt. इसमें एक चीज और आती है, हम लोग इसके अंदर माइनस साइन, ये मैग्नीट्यूड है, इसमें एक माइनस साइन भी इंड्यूस होता है जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो करंट फ्लो होगी वो उस कॉज को अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है. और ये चीज कहलाती है आपके पास लेंज लॉ ऑफ EMI. लेंज लॉ ऑफ EMI या थर्ड लॉ ऑफ EMI भी बोलते हैं. डायरेक्शन ऑफ करंट is the cause of its production in the coil. तो जब हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, लेंज लॉ भी कंसीडर करते हैं, तो फिर इसके अंदर क्या आ जाता है, माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है. इस लॉ के अंदर हमारे पास क्या है, तीनों ही लॉस इसके अंदर, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तीनों ही लॉस को शो करेगा. अगर मान लो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू अगर जीरो, अगर चेंज इन फ्लक्स अगर मान लो आपके पास नहीं हो रहा तो जीरो रखेंगे, तो इंड्यूस EMF की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. फर्स्ट लॉ आ गया आपके पास कि जब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा किसी भी कॉइल से लिंक्ड, उसमें इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, तब तक होगा जब तक कि फ्लक्स में चेंज होता रहेगा. फ्लक्स में चेंज जीरो मीन्स फ्लक्स कांस्टेंट हुआ और इंड्यूस EMF की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. सेकेंड लॉ, E अगर फ्लक्स में चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा, इंड्यूस EMF ज्यादा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम, इंड्यूस EMF कम. और थर्ड है कि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन द कॉइल. कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होगी या इंड्यूस EMF करंट की जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की, वो उस कॉज को अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है. यानी करंट फ्लो इस तरह से होगा कि अगर फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज ना हो यानी डिक्रीज हो, और अगर करंट फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से अगर करंट फ्लो हो रही है तो वो उस डायरेक्शन में फ्लो होगी जो फ्लक्स के डिक्रीज होने को क्या करे, अपोज करे. ये माइनस साइन इसी चीज को, थर्ड लॉ या लेंज लॉ को ही क्या करता है, अपोजिशन को ही शो करता है. तो ये चीज आपके पास इसके अंदर आई. सो दिस आर द फेराडेज लॉज ऑफ EMI एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फ्यू सेकंड्स दे देता हूं मैं आपको.